8 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधि ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव करो और हमारी 6 मांगे करो मंजूर। हाँ जी दोस्तों, और ये उन्होंने कहा है कि जो अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अधिसूचना जारी होने के बाद जिस प्रकार का संदेह, आशंका और बातें चल रही हैं, उससे उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि इसके ऊपर पूर्ण विराम लगाइए। और पीछे के जितने पे कमीशन है उनका भी हवाला दिया है और 8वें वेतन आयोग में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या चीजें दी हैं और क्या क्या चीजें जोड़ना है उसके लिए उन्होंने एक निवेदन पत्र दिया है। और पत्र देने वाला संगठन है केंद्रीय कर्मचारी श्रमिक परिसंघ और इसके सचिव हैं एसबी यादव साहब ने लिखा है। यह लेटर आप मेरे बाईं साइड में देख सकते हो और बड़ा विनम्रता से उन्होंने कहा है कि भले आप पे कमीशन लेट होता है तो उसका हमें 20% पहले से अंतिम राहत दे सकते हो और क्या क्या इसमें जो भाषा है और इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। बातें बहुत हो रही हैं, बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन उन्होंने क्या लेटर में लिखा है, कौन कौन से 6 बिंदु हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं सिलसिलेवार बात करूंगा। उन्होंने कहा है डेट ऑफ इफेक्टिव यानी प्रभावी तिथि यानी 1 जनवरी 2026 का कहीं उल्लेख क्यों नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि पीछे उन्होंने चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां जो सीधा सीधा लिखा है कि चौथी सीपीसी में 1 जनवरी 1986 लिखा था, 5वें में 1 जनवरी 1996 लिखा था, 6ठे में 1 जनवरी 2006 लिखा था, 7वें में 1 जनवरी 2016 लिखा था, 8वें में 1 जनवरी 2026 का जिक्र क्यों नहीं है। आखिर में आपने पीछे से ड्राफ्ट लिया, उसको अमेंड किया, बहुत सारी चीजें लगभग वैसी हैं, लेकिन कुछ जहां आपने छेड़खानी की है वहां आपकी मंशा क्या है उसको साफ साफ करिए, नहीं इसमें यह चीज आप ऐड करिए। तमाम और कौन कौन सी चीजें दी हैं, उसके बाद पेंशनर्स के नाम की बात है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप अंतरिम राहत की बात दे सकते हो और जो उनकी मांगे उनके बारे में पत्र लिखा है। तो आइए हम थोड़ा पत्र को पढ़ते हैं, उसके बारे में इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे कि आखिर 8 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला ये परिसंघ जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के 130 विभाग हैं, 130 विभाग हैं, आखिर ये लोग इतना बड़ा संगठन है, सरकार के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की भाषा पर आपत्ति है और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अधिसूचना जारी हुई इसके ऊपर आपत्ति है। और लगभग जितने केंद्रीय कर्मचारी हैं, चाहे वो सेवारत हैं चाहे सेवानिवृत्त हैं, सबको इस भाषा से आपत्ति है। शिव गोपाल मिश्रा जी भी उनकी भाषा पर आपत्ति जता चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर मनीष पटेल ने भी कहा है कि इनकी मंशा में कहीं न कहीं इनके प्लान रहते हैं और प्लान के बाद इनका ऐसा लगता है कि इसके ऊपर लोग पकड़कर इसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं तो सुधार लेते हैं, फिर उसको नहीं सोचते हैं कि इसके सारे कहीं न कहीं आपके हितों की कटौती की जाए। ये इनके दिमाग में, यानी जो पिछला जो माइंड है उसमें यह रहता है और अगले में रहता है कि प्रचार प्रसार करके चुनाव फायदा लिया जाए और पीछे रहता है कि पैसा बचाया जाए। आप इस बात से सहमत हैं? नहीं है तो इस चिट्ठी में क्या लिखा है? लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक, रायसेना हिल, नई दिल्ली। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों में संशोधन, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संशोधन को दायरे में शामिल करने का अनुरोध। यानी आपकी भाषा की वजह से यह सवाल उठा है, यदि भाषा उसमें सीधा लिख देते तो कोई सवाल ही नहीं था। आदरणीय महोदय, केंद्रीय कर्मचारी श्रमिक परिसंघ जिसमें डाकघर, आयकर, लेखा सर्वेक्षण, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जनगणना, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय सांख्यिकी, इसरो आदि लगभग 130 विभागों के 8 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं उन सब की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन, बधाई देता हूं कि आपने 8वें वेतन आयोग को गति दी और इसके कार्यक्षेत्र की घोषणा की, आयोग की घोषणा की 3 तारीख को। अब उन्होंने कहा इस जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अधिसूचना है, जैसा आप लेटर में दे सकते हो, पहला आपसे अनुरोध है कि इसके अंदर आप संशोधन करें, यानी भाषा का संशोधन करें और उसको क्लैरिफाई करें, या दूसरा एक प्रेस नोट निकाल के बताएं कि सबसे पहला केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रभावी तिथि का न होना और पिछले 10 वर्ष के बाद इस तरीके से डेट मेंशन की जाती है और आप देख सकते हो चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं ये सारी डेट मेंशन है। आपने ये डेट मेंशन क्यों नहीं की? क्या आपका इरादा ऐसा तो नहीं कि जब आप इंप्लीमेंट करो तभी से आप वेतन भत्ते का आप उसी समय से दो? क्योंकि विगत में भत्ता उसी
दिन से लागू होता है जब आप सरकार उसकी घोषणा करती, इंप्लीमेंट की। और ऐसा इस बार ये भी तो नहीं सोचा है कि आपको एरियर ना देना पड़े और आप जिस दिन लागू करो और उस दिन खजाने का बहाना लगा करके बैठ जाओ, जैसा कि आपने 18 महीने DAR को लेकर कहा है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है। अब उन्होंने सीधा सीधा लिखा है। दूसरा मुद्दा है इनका, सीधा सीधा आप देख सकते हो, विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पेंशन और पेंशन भोगी लाभों में संशोधन का नाम हटा करके आपने अनफंडेड लागत, इस तरीके के शब्द दिए जिसको सभी को आपत्ति है इस शब्द से, और आपने पेंशनर्स के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया। इससे उन्होंने कहा है पारिवारिक पेंशन है, दूसरे पेंशन है, लगभग 69 लाख पेंशन भोगियों के पेंशन संशोधन, पेंशन में समानता, पेंशन के कम्यूटेशन की बहाली की अवधि सहित अन्य पेंशन संबंधी लाभों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी है। आपसे अनुरोध है कि उन सिद्धांतों की जांच करिए जहां पेंशन और अन्य सेवाओं का पेंशनर्स को भी लाभ मिलता है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का यह अधिकार है। और उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2026 के बाद के हों या पहले के, यह बात आपको मेंशन करनी होगी, सबको इसका लाभ मिलेगा। अब उन्होंने कहा है कि यदि आप इन्हें वंचित करते हो तो आपने फाइनेंशियल बिल तो बना दिया, लेकिन पीछे माननीय सुप्रीम कोर्ट और जितनी सारी चीजें चली हैं कि आखिर पेंशनर का पेंशन एक हक है, उसके बारे में सीधी सीधी चेतावनी दी है कि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे डिसीजंस हैं जो पेंशनों के फेवर में हैं पहले से, तो आप इस बात को छेड़खानी नहीं करना। ये सीधे शब्दों में निवेदन है, लेकिन भाषा उसी लिखा है कि ये जस्टिफाई कर दिया कि ये पेंशनर का अधिकार है, 8वां वेतन आयोग और 50% पेंशन और DR क्लियर कर दिया उन्होंने, ताकि मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। आपने ऐसी खबरें बहुत सुनी होंगी। अब मैं बात करूंगा पुरानी पेंशन बहाली, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का विस्तार, अंतरिम राहत और स्वास्थ्य योजना। 2 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उन्होंने कहा है कि चाहे NPS UPS के अंतर्गत जो भी आ रहे, UPS को हटाकर आप CCS पेंशन रूल 1972 के हिसाब से जितने भी कर्मचारी उनको 8वें वेतन आयोग के दायरों में लाएं और उन्हें आप शामिल करें ताकि उनको भी लाभ मिले। उन्होंने सीधा सीधा कहा है, चाहे वो NPS के हैं चाहे वो UPS के हैं, और OPS का आप दे रहे हैं तो इनको सबको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से शामिल करें और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मेंशन करें। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का विस्तार की बात की है, उसमें एक लेटर में आपको दिखा सकता हूं कि भारत सरकार द्वारा वित्त शोषित स्वास्थ्य संबंधित निकायों की बात है। डाक विभाग की रीढ़ डाक सेवक हैं जो GDS है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था परसों, उनको भी आप बोलते शामिल कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने अलग से एक चिट्ठी लिखा है, वो भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। अंतरिम राहत, बड़ी बात, अनुरोध है कि 8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन का कोई पता नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप इसकी कह रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद आप 6, 7, 8 महीने लोगे, आगे लोकसभा चुनाव आएगा। हो सकता है आपका पॉलिटिकल माइलेज लेने का इरादा है, जैसा आपने दिल्ली और बिहार चुनाव में ऐसा किया है। कोई बात नहीं, आप पॉलिटिकल माइलेज लीजिए, फायदा लीजिए, लेकिन उससे पहले हमें 20% बोला का है अंतरिम राहत के तौर पर पे और पेंशन को बढ़ा दीजिए, ताकि हमारा भी काम साथ साथ चलता रहे, आपका चुनाव की नैया पार होती रहे और हमारा पेट पलता रहे। सीधा सीधा लिखा है, वो बात सही भी है। जब आप चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे स्टंट करते हो, 10-10 हजार रुपए बांटते हो, करोड़ों रुपए बांट देते हो, और अंत में आप कहते हैं ना आखिरी कुश्ती आप जीत जाते हो, क्योंकि पता चल गया है कि जितने भी मुद्दे हैं वो एक साइड, पैसा और पेट ये सबसे आगे आ जाता है और सब लोग आपको भुला देते हैं, सिर्फ उनकी जेब में पैसा आते ही। इसके बारे में और स्वास्थ्य योजना के बारे में बात किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य योजना की समीक्षा करना, और भारत सरकार इसके लिए जो उनकी CGS पॉलिसी है उसके लिए उन्होंने बात की है। आपका विश्वासी SB यादव महासचिव, कैबिनेट सचिव को भी लिखा है और सेक्रेटरी सभी को लिखा है, वित्त सचिव को भी एक कॉपी किया है। तो दोस्तों ये आज की खबर, आप कहीं भी ये चिट्ठी है, चाहे अमर उजाला हो या दूसरे अखबार हो, इसको प्रमुखता से छापा है कि लगभग 8 लाख, और इसमें सारे विभाग आपने देखा होगा, स्वास्थ्य विभाग है, बैंकिंग क्षेत्र है, लोक निर्माण है, रिजर्व बैंक के कर्मचारी हैं, डाक के हैं, यानी इतने लगभग 130 विभागों ने अपनी मीटिंग करके माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात रखी है। आखिर अब जवाब क्या मिलेगा, ये बात की बात है। धन्यवाद।